अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका टॉपिक है आयंस इन सॉल्यूशन। इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो बेसिकली कंडक्टोमीट्री से है कि आप किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो अप टू विच लेवल करंट को अपने अंदर से पास आउट करना जो है वो अलाउ करता है। आप लोगों ने जब सेल पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि जो सेल का पूरा अपरेटस होता है उसमें आपके पास एक कंटेनर के अंदर आपने एक सोल्यूशन ऐड किया हुआ होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस सोल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया था। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्चुअली आपके पास कोई भी जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जो अपने अंदर से करंट को पास करना अलाउ करता है। और इलेक्ट्रोलाइट के पास ये कैपेबिलिटी होती है क्योंकि आपने ये अंडरस्टैंड किया है, आपको जो है वो अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करें करंट की तो वो ये थी कि करंट आपके पास है फ्लोइंग चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इट मींस उसके पास किसी न किसी किस्म के चार्जेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करता है। अब कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर सकता है? तो जो आपके पास प्योर वाटर होता है, अगर मैं वाटर के रिस्पेक्ट से बात करूं क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो सोल्यूट्स हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। अगर मैं पर्टिकुलरली जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है वो सोल्यूट्स हैं जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोलाइज होकर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे हम इन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कोई भी एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या फिर कोई साल्ट हो सकता है। जब किसी एसिड, बेस या साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या होता है कि वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, करंट की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ओवरऑल जो आपके पास एसिड, बेस या साल्ट का वाटर में सोल्यूशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे या वो एसिड के रिस्पेक्ट से करेंगे या बेस के रिस्पेक्ट से करेंगे या फिर जो है वो आप साल्ट के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वाटर के अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करेगा और ये चार्जेस जो हैं वो करंट की मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब इन आयंस की जो है वो हमने इन पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी करनी है आयंस इन सॉल्यूशन में। इससे हमारे पास नॉलेज आएगा कंडक्टोमीट्री का। और कंडक्टोमीट्री ये बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अप टू विच एक्सटेंट जो है वो करंट पास आउट कर सकता है। अब मैं यहाँ पे आपसे पर्टिकुलरली डिस्कस करूँगी इन आयंस की करेक्टरिस्टिक्स जो कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक आपके पास ये है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, चाहे वो आपके पास एसिड का हो, बेस का हो या फिर साल्ट का हो, जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। ठीक है, अब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, उनको आप कुछ पर्टिकुलर नेम्स जो हैं वो साइन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सपोज़ आपके पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलाइज होता है तो आपके पास बनते हैं हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में आपके पास बन गए इसके हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस। इसी तरह अगर आपके पास कोई बेस है, सपोज आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे आपके पास सोडियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अगर आपके पास कोई साल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो जो सबसे पहले आपके पास करेक्टरिस्टिक आती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कि कॉमन है एसिड, बेस और साल्ट्स में, वो ये है कि जब भी इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं। अब ये जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इनको अगर आप किसी सेल के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पे भी इनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। ठीक है, इनसे कुछ ऐसे होंगे जो कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनोड की तरफ मूव करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेल जो है वो वोल्टिक है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो वो सारे चार्जेस जो कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है,
कैथोड की तरफ मूव करने वाले सारे जो आयंस हैं उनको आप कहेंगे कि ये हैं आपके पास कैटाइंस। ठीक है, वो सारे आयंस इन सारे पेयर्स के अंदर से वो सारे आयंस जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, उनको आप नाम दे रहे हैं कैटाइंस का। और वो सारे आयंस जो कि एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, उनको आप नाम देंगे एनाइंस का। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई जो है वो एसिड बेस या साल्ट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, तो उन सब के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वो कैटाइंस प्लस एनाइंस बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास कैथोड और एनोड है, या उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कोई ना कोई बिहेवियर डेफिनेटली वो शो करेंगे। ठीक है, और कैथोड की तरफ मूव करने वाले हमने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि कैटाइन और एनोड की तरफ मूव करने वाले एनाइंस। तो यहाँ से आपके पास जो है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है उन जो है वो चार्जेस की, जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में उनका जो है वो कुछ नॉमेनक्लेचर का नॉलेज आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपके पास इन आयंस की, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो कैटाइंस या एनाइंस जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से, उस पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि सपोज अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, ठीक है, तो आपको पता है, जैसे मैं कोई भी एसिड ले लेती हूँ, जैसे ऊपर अगर आप देखें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा था। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे। ठीक है, इसी बेस पे आप एसिड की पीएच कैलकुलेट करते हैं, या उसका जितना भी एसिडिक करेक्टर है उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये आई है वो ये है कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो डिपेंड करती हैं किस पे, उन कैटाइंस और एनाइंस पे जो कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। जैसा कि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करती हैं, अगर आपके पास बेस होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। नंबर 3 पे आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी कॉलिगेटिव नेचर पे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कॉलिगेटिव इन नेचर हैं। यानी जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास इन्हांस्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो आपके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई इन्हीं सॉल्यूशन की, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉलिगेटिव हैं। अब उसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ इसी ऊपर वाली एग्जांपल से। जैसे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ आयंस हैं वो 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो 2 आपके पास प्लस हैं और एक आपके पास माइनस है। यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ आयंस हैं वो 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस 3 हैं, 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस 4 है, 3 नेगेटिव है एंड 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर 4 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम क्लोराइड जिसमें 3 नंबर ऑफ़ चार्जेस है। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ होंगे बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ़ कैटाइंस एंड एनाइंस प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रॉपर्टी है कि कॉलिगेटिव नेचर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ़ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा इन्हांस्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। अच्छा, एक और यहाँ पे इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेती हूँ, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं,
तो उसी सोल्यूशन के अंदर ये जो आपके पास डिसएसोसिएटेड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये आपस में रीजॉइन करके दोबारा अपना ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको सस्टेन कर लें। यानी जितने आपके पास डिसएसोसिएटेड आयंस होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजॉइन करके अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी या ओरिजिनल रिएक्टेंट फॉर्म जो है वो दोबारा ले सकते हैं। अब ये आपके पास है इसी मॉलिक्यूल की डिसएसोसिएटेड फॉर्म। डिसएसोसिएटेड फॉर्म में आपके पास है आयंस, और एक है एसोसिएटेड फॉर्म में जिसमें आपके पास पूरा सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ठीक है, उस या आप कहेंगे कि जो ओवरऑल आपके पास जो डिसएसोसिएशन प्रोसेस होगा उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, उसमें सोडियम क्लोराइड भी होगा, सोडियम आयंस भी होंगे और क्लोराइड आयंस भी होंगे। यानी एक पूरा रिएक्शन मिक्सचर होगा और इनका इक्विलिब्रियम आपस में मेंटेन हो जाएगा। जब इनका केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो आपको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक है कि तब आपके पास रिएक्शन मिक्सचर होता है जिसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम के मेंटेन होने के बाद आपके पास जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बचते हैं या जितने कैटाइन और एनाइन जो हैं वो ऐसे बचते हैं जो कि डिसएसोसिएटेड फॉर्म में ही रहते हैं, यानी वो रीजॉइन नहीं करते। उन नंबर ऑफ़ आयंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन आपके पास क्या है? नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइंस दैट आर प्रेजेंट इन डिसएसोसिएटेड फॉर्म इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो है वो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स divided by total number of molecules present in solution। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन होती है किसी भी सोल्यूशन की, इतने ज़्यादा उसमें डिसएसोसिएटेड फ्री कैटाइन्स एंड एनाइंस अवेलेबल होते हैं और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करना अलाउ करता है। और ये जो अल्फ़ा है आपका, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फ़ा डिपेंड करता है कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कितने कैटाइन्स एंड एनाइंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और अल्फ़ा जो है वो साथ में आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी डाइल्यूशन कितनी है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे यानी सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन बढ़ती जाएगी, यानी उतने ज़्यादा आपके पास कैटाइन्स और एनाइंस डिसएसोसिएटेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपके पास जो अल्फ़ा है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये सोल्यूशन क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है तो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इसका एक पोटेंशियल भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है इसी सोल्यूशन का, जो कि आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास जो है वो ओहम लॉ ओबे होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, इस ये सोल्यूशन भी आपके पास कंडक्टर है, इस पर भी ओहम लॉ बिल्कुल उसी तरह से ओबे होगा। और ओहम लॉ आपके पास क्या है कि कंडक्शन के रिज़ल्ट में आपके पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस करंट के जो कि उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर से पास होगा। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं ख़त्म करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये सोल्यूशन कंडक्टर है तो इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी। उस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास इसी इक्वेशन से फार्मूला आएगा R इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। यहाँ से मैंने R की वैल्यू फाइंड कर ली। V आपके पास जो है ये वोल्टेज है और I जो है ये करंट है। और जो वोल्ट पर एम्पियर करंट है इसको हम कहते हैं कि ये ओहम के इक्वल है। ओहम जो है वो आपके पास यूनिट है रेजिस्टेंस का, ओहम को आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि ये बिल्कुल कंडक्टर्स की तरह जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे करता है। यहाँ पे आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करते हैं। तो आपके पास ये जो V होता है इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिफ़ाइन किया था कि ये वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई भी चार्ज जो है वो कैरी करता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एक और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत से कंडक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। वो ये है कि आपके पास जो जैसे आप कहते थे कि वायर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे।
ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह इस सोलूशन की जो है वो आपके पास जितनी ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन होगी इतनी ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। यानी करंट को पास करने के लिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम रूल जो है वो ओबे होता है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पाथ जो कि कवर करता है कोई भी चार्ज इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, कि जितना ज़्यादा आपने जो है वो कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। इन दोनों को ज्वाइन करें तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फर्दर आप जो है वो अगर एंड अप करते हैं तो ये हो जाएगा R इज़ इक्वल टू, अब रो जो है आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको आप कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी इसको कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए पहले आपको इसी इक्वेशन के अंदर से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं रो की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो वो होगी RA/L। अब रेजिस्टेंस है, इसके लिए आप 1 ओहम लें, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए जो है वो 1 मीटर। तो इसको मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन है उस वक़्त जब आपने सेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर लिया और उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक लेंथ ली हुई है वो आपके पास 1 मीटर है। तो इसी तरह जैसे आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, इसी तरह आपके पास एक और जो है वो टर्म होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। कापा एक आपके पास ग्रीक लेटर है, ठीक है। कापा जो है वो आपके पास जो होता है वो इन्वर्स है आपके पास इस रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप ये आपके पास जो कापा है, एक तो मैं बता देती हूँ ये है क्या कापा, और ये है आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा कम है तो रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, और जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी जो है वो आपके पास उतनी जो है वो रेजिस्टिविटी कम है, और जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। इसी तरह आप कंडक्टेंस का जो है वो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप निकालते हैं कि जितनी ज़्यादा आपके पास कंडक्टेंस होगी उतनी कम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि करंट्स को फ्लो करने में उतनी आसानी है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी आयंस इन सोल्यूशन की, ठीक है। आपने इनको जो है वो ओवरऑल जो है वो एक दफ़ा जो है वो नोट कर लेना है और अपना लेक्चर जो है वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। और इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है वो मुझे बता देना है। आपका ये लेक्चर यहाँ पे अब ख़त्म हो जाता है।